आयशा और गौरव की शादी होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गौरव बेबी, मेरे साथ जो हुआ था, मुझे तो लगा था कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन जब तुम आए मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। आई लव यू स्वीट हार्ट। रोमांस करते समय अब इमोशनल बातें मत करो, वाइल्ड और सेक्सी बातें करो। आयशा की नंद नूतन उससे बहुत जलती थी, क्योंकि सभी नूतन को ताने देते रहते थे। वाह वाह वाह, क्या पराठे बनाए हैं तूने आयशा बहू, मजा ही आ गया। देख नूतन, कुछ सीख अपनी भाभी से, दिन भर बस फोन के अंदर घुसी पड़ी रहती है। मैं तो कहता हूँ इस गधेड़ी की शादी फोन से ही करा दो, क्योंकि ये तो किसी काम की है नहीं। पापा प्लीज आप तो चुप ही रहिए, पता नहीं कब आजाद हो पाऊंगी मैं इस चिड़ियाघर से। हाँ? एक दिन नूतन जब रसोई में आती है तभी नूतन, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा सकती हूँ, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओ, तुम्हें ससुराल में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ओ प्लीज मेहरबानी करो मुझ पर, मुझे तुम जैसी चुड़ैल से कुछ नहीं सीखना। जब से आई हो मेरी दुश्मन बन बैठी हो, तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे ताने देते हैं। मर क्यों नहीं जाती तुम कहीं जाकर। नूतन वहाँ से चली जाती है और नूतन की वो सारी बातें सुनकर आयशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर नूतन एक दिन सभी घर वालों को एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और कहती है, मैंने तय कर लिया है कि मैं शादी करने वाली हूँ, और वो भी इस हॉट आदमी से। अरे करमुही, लड़का गरम हो या ठंडा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तूने ये फैसला लेने से पहले हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा? हाँ नूतन बेटा, नूतन तुम्हें माँ पापा से बात कर लेनी चाहिए थी। अच्छा बाबा सॉरी। लेकिन जब आयशा उस लड़के की तस्वीर देखती है तो वो घबरा जाती है और तुरंत ही नूतन और बाकी घर वालों से कहती है, नहीं, इसके साथ शादी मत करो, ये आदमी अच्छा नहीं है। प्लीज नूतन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। इनफ भाभी, बहुत हो गया आपका नाटक, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। करण एक बहुत अच्छा आदमी है माँ पापा। लेकिन आयशा बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? हाँ बहू, क्यों अच्छा आदमी नहीं है ये? आप इसकी बातों में मत आइए, ये तो मेरा ही बुरा चाहती है। मैं तो करण से ही शादी करूंगी, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए। नूतन की जिद के आगे घर वाले हार जाते हैं और ढेर सारे दहेज के साथ नूतन की शादी करण से हो जाती है और वो दूसरे शहर चली जाती है। एक दिन ससुराल में नूतन लाउड स्पीकर लगाकर नाच रही होती है। होश न खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर 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 दिलबर। तभी वहां पर करण आता है और नूतन को यूं नाचता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला होकर उसे मोटी लकड़ी से मारने लगता है। हाँ, मत मारो मुझे। क्यों? अरे काम क्या तेरा बुढ़ा आकर करेगा या ठुमके लगा रही है? ये ले, ये ले। करण नूतन को छोटी से छोटी बातों के लिए खूब मारता है और उस पर अत्याचार करता है। एक रात नूतन देखती है कि वो घर में एक लड़की से अय्याशी और रोमांस कर रहा है। आज दिखा दे मुझे लव करके, ओ बेबी बाहों में भर के, ओ जो भी सोचा सपनों में, तू आज दिखा दे सब करके। तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, सोया हुआ जिस्म जगा। उफ बेबी, तुम इतनी हॉट हो कि क्या कहूँ। डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें छूने से जलकर राख ना हो जाऊं। इसका मतलब करण एक अय्याश आदमी है। भाभी सही कह रही थी, ये एक गलत आदमी है। नूतन चुपके से अपना सूटकेस लेकर वहां से भाग जाती है और अपने घर आ जाती है और अपनी भाभी आयशा के गले लगकर रो पड़ती है। भाभी आपने सही कहा था, वो आदमी एक नंबर का कमीना है, जानवर है वो। देखो मुझे कितना मारा है। मैं जानती हूँ नूतन, क्योंकि हम दोनों का पति एक ही था। वो मेरा पहला पति था और उसने मुझे इतना मारा कि मैं भी वहाँ से तुम्हारी तरह भाग गई और फिर मुझे तुम्हारे भैया मिले। करण हर साल लड़की बदलता है और सबसे शादी करके उनसे ढेर सारा दहेज लेकर उन्हें मारता पीटता है और अय्याशी करता है। हाय मेरी बच्ची। अब बस, अब हम चुप नहीं रहेंगे नूतन। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब तो सिर्फ न्याय होगा। आयशा प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक नूतन को फिर से उस दुष्ट आदमी के पास भेजा जाता है और वो उसे खूब मारता है। तभी वहाँ पर आयशा पुलिस के साथ पहुँच जाती है। अब तुम्हारा खेल खत्म करण। ना सिर्फ हम दोनों नंद भाभी, लेकिन इस आदमी ने ना जाने कितनी और औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। इसे मौत से भी बदतर सजा दीजिए। इस तरह से अंत में करण को गिरफ्तार कर लिया जाता है और नंद भाभी दोनों का रिश्ता बहनों की तरह हो जाता है।
और सभी हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। मोहिनी और गौतम की नई नई शादी हुई होती है। मोहिनी एक बहुत ही नेक और अच्छे स्वभाव की लड़की होती है। गौतम और मोहिनी में खूब प्यार भी होता है। उनकी सुहागरात के समय ओ बेबी, तुम इस लहंगे में तो कह डारी हो। चलो चलो अब इस घूंघट के पीछे का चांद का मुखड़ा दिखा भी दो। मेरा जिया बेकरार है, इससे पहले कि इंतजार करते करते मुझे हार्ट अटैक आ जाए। गौतम जी प्लीज ऐसी बातें ना करिए ना, यू आर माई जान। ओके बेबी, तो क्या अब हम अपनी सुहागरात की रस्म शुरू कर सकते हैं? यस बेबी। गौतम जी आपको पता है, आपको मिलने के बाद ना मेरे होश और खबर दोनों उड़ चुके हैं। और फिर दोनों बेड पर चढ़कर नाचते हुए रोमांस करते हैं। होश न खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर 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 दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर। अरे तेरे बिन सूनी सूनी है राहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन आशिक बनाया आशिक बनाया आशिक बनाया आपने। उफ बेबी। दोनों अपनी सुहागरात बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। अगले दिन अपनी पहली रसोई में बढ़िया सा खाना बनाकर मोहिनी अपनी सास हेमा को खुश कर देती है। अरे वाह बहुरिया, तेरे हाथों में सच में जादू है, अन्नपूर्णा का वास है। इतना स्वादिष्ट खाना, ये तो अमृत है अमृत। ये ले बहुरिया, तेरी पहली रसोई का शगुन, ये खानदानी कंगन है। माँ जी मुझे इन कंगन का कोई लालच नहीं है, बस आप मेरे सर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दे दो, वही मेरे लिए स्वर्ग है। बड़ी ही सर्वगुण संपन्न बहू है मेरी। थैंक यू चीकू, मेरे लिए इतनी सुंदर और सुशील बहू लाने के लिए। लेकिन हेमा इस बात से अनजान थी कि उसके लिए ये सर्वगुण संपन्न बहू एक कालातीत है। एक दिन जब मोहिनी बाजार में सामान ले रही होती है, तभी कुछ आदमी बाइक से मोहिनी को घेर लेते हैं। अरे डार्लिंग, आज हमें जन्नत नहीं दिखाओगी क्या? अरे बेबी, अभी मेरे जिस्म की आग तो बुझा दो। अरे शादी हो गई तो क्या हुआ, अब तो हमें जिस्मानी सुख नहीं दोगी क्या? तुम्हें देख के तो अरे मेरे शोले भड़क रहे, जाने मन लपते जिगर जाने जिगर। शादी क्या हो गई, तू तो हमें भूल ही गई। अरे याद है ना, गली नंबर 36 का रूम नंबर 202, हम दोनों ने क्या रोमांस किया था। भरे बाजार में वो आदमी मोहिनी को छेड़ने लगते हैं और मोहिनी डर के मारे कांप रही होती है। वो आंखें बंद करके रोती है। हे कान्हा जी, आपने एक बार भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होते हुए बचाया था, आज इस भरे बाजार में मुझे अपमानित होने से बचा लिए प्रभु। बाजार में मौजूद सभी लोग सिर्फ तमाशे को देख रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले मोहिनी का पूरी तरह से अपमान हो चुका होता है। गौतम वहां पे आ जाता है और वो उन आदमियों को खूब पीटता है। मोहिनी झट से गौतम के सीने से लग जाती है। गौतम जी। मोहिनी तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ, डरो मत, वो लोग चले गए। मोहिनी देखो। गौतम मोहिनी को पानी पिलाता है और उसे ठंडी छांव में कुछ देर बिठाता है। वहीं गली की औरतें ये सारा किस्सा जाकर हेमा को बताती है। अरे ओ टकली, तेरे सर के बाल देख पहले, फिर मेरी बहू को बेशरम कहना। ओ हेमा रानी, हवा में डींगे ना हाथ, जो है वही बोल रही हूँ मैं। है हेमा, तेरी नई बहू बेशरम है तो है। अरे उन आदमियों में से एक आदमी तो ये भी बोल रहा था कि उसने तेरी बहू के साथ ची 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 ची। मुझे तो ये सब बताने में ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लगता है तुम सभी चुड़ैलों ने दिन दहाड़े दारू पी ली है। रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। हेमा उन औरतों को झाड़ू से मार मार कर भगाती है, लेकिन घर आने पर गौतम खुद हेमा को सारी सच्चाई बता देता है। माँ, मुझे माफ करना, ये बात मैंने आपसे छुपाई, लेकिन यही सच है कि मोहिनी एक वैश्या थी, एक तवायफ। ये बचपन से ही अनाथ थी, इसलिए किस्मत की मजबूरी ने इसे उन गंदी गलियारों में खींच लिया था। वो तो गौतम जी थे जो एक दिन मुझे एक बाजार में मिले और हमारी बातें होती गई, और फिर इन्होंने एक दिन मुझे वहाँ से भगाकर मुझसे शादी कर ली एक मंदिर में। हेमा ये सब सुनकर बहुत हैरान थी। वो मोहिनी से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है।
हेमा एक शख्स को फोन लगाती है और वो मोहिनी बहू को उस शख्स को बेचने की बात करती है। एक तवाइफ कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। लेकिन अगले दिन जब मोहिनी मंदिर से लौट रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। तभी मोहिनी ही उसे अपनी किडनी डोनेट करती है। हेमा को ये सब देखकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर देना बहुरिया, मैं तो तेरे साथ क्या करने जा रही थी। तेरा अति चाहे कुछ भी हो, लेकिन तू ही है मेरे घर की सच्ची लक्ष्मी।